हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फाइटर पर। सो फ्रेंड्स, आज से हमारे पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस भी स्टार्ट होती हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान को हम एक एक करके एक भाग के जरिए पढ़ेंगे। जो आज हमारा भाग 1 है, संवैधानिक ढांचा। उसमें गाइस बहुत सारे चैप्टर्स हैं, निम्न अध्याय हैं, तो उन सभी अध्यायों को हम एक एक करके क्लियर करेंगे। तो आज का जो हमारा अध्याय 1 है वो है भारतीय संविधान की क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, ठीक है, क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, तो जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में तो सबसे पहले हम पॉइंट्स के ज़रिए, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनके ज़रिए हम संक्षेप में भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ था वो किस तरीके से हुआ, क्या, तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स के ज़रिए पहले हम संक्षेप में जान लेते हैं, फिर अपना विस्तार से चलेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो है हमारा कि भारत में जो ब्रिटिश थे वह 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए थे। ये नॉर्मली आप सभी लोगों को पता होगा, ठीक है, पर ये हमें क्लियर करना ज़रूरी है। फिर जो थी उस टाइम महारानी एलिजाबेथ प्रथम, उनके चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के जो अधिकार थे वो विस्तृत प्राप्त थे, यानी कि ज़्यादा प्राप्त थे उनको अधिकार, ठीक है। फिर अभी इस समय जो था कंपनी का वो नया नया था, क्योंकि कंपनी अभी अभी आई थी, तो उसने अभी जो उसका असली रूप था, जो असली मकसद था उसका भारत में आने का, वो उसने नहीं दिखाया था। फिर धीरे धीरे जब आगे चल के हमारा, जब आपको पता होगा 1757 में जब पलासी का युद्ध हुआ, ठीक है, फिर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, तो 1757 और 1764 में जब पलासी और बक्सर का युद्ध हुआ था, तो इन युद्धों को अंग्रेज़ों द्वारा जीत लिया गया, ठीक है। तो युद्ध को जीत लिए जाने के बाद में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने बंगाल पर अपना शासन करने का जो शिकंजा था वो कसना शुरू कर दिया, यानी उसने अपना बंगाल पर शासन करने का शिकंजा जो था कसा, ठीक है। फिर 1765 में बंगाल, बिहार, जो उड़ीसा के जो दीवानी और जो राजस्व न्याय के अधिकार थे वो कंपनी ने प्राप्त कर लिए, ठीक है। तो फिर आगे चलकर हुआ क्या कि 1858 में जब सिपाही विद्रोह हुआ, तो उसके परिणाम स्वरूप जो ब्रिटिश ताज थे उन्होंने भारत के शासन का जो उत्तरदायित्व था वह अपने हाथों में ले लिया, ठीक है। यानी जो 1858 में जो सिपाही विद्रोह हुआ था, तो उसको हम भारतीय शासन अधिनियम के नाम से भी जानते हैं और ताज का शासन भी उसको कहा जाता है, ठीक है। तो फिर जो ताज का जो शासन था वह हमारे भारत की जो स्वतंत्रता प्राप्ति थी, यानी 15 अगस्त 1947, तो तब तक जो ताज का शासन था वह चलता रहा, ठीक है, यानी अनवरत रूप से जारी रहा। फिर आगे चलकर हम 1934 में एम.एन. राव, यानी जो मानवेंद्र नाथ राव जी थे, उन्होंने सुझाव दिए संविधान को निर्माण करने के लिए। तो उनके सुझाव को अमल में लाने के उद्देश्य से 26 नवंबर, आपको मैं डेट भी राइट डाउन करा देती हूँ कि 26 नवंबर 1946 को एक संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को जो संविधान था वो हमारे अस्तित्व में आया, ठीक है, यानी उसे संपूर्ण देश में लागू किया गया। तो फ्रेंड्स, जो ये था हमारा संक्षेप में हमारे भारतीय संविधान की छोटी छोटी नहीं, ये मोटे तौर पर जो जानकारी थी वो हमने जान ली है। अब हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या अधिनियम हुए, किस तरीके से क्या विद्रोह किया गया और अंग्रेज़ों द्वारा क्या क्या उन्होंने अपने राष्ट्र पर
कब्जा करने के लिए क्या क्या किया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आगे विस्तार से पढ़ने वाले हैं, तो ये हमने संक्षेप में जाना था। ठीक है, तो जो संविधान सभा जो थी उसके द्वारा जो भारतीय संविधान का जो निर्माण किया गया, उससे पहले जो ब्रिटिश संसद थी उसके द्वारा निम्न अधिनियम एक्ट जो थे पारित किए गए, जो कि भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, इन सीढ़ियों को हम जो हमारे विकास भारतीय संविधान की जो आधारशिला जो बनी थी अधिनियम या एक्ट, उनको हम क्रमानुसार पढ़ लेते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है कंपनी का शासन, जो कि 1773 से 1858 तक चला था, क्योंकि 1858 के बाद तो हमारा ताज का शासन आया था, यानी भारतीय शासन अधिनियम शुरू हुआ था। तो जान लेते हैं कि 1773 में सबसे पहले जो एक्ट हुआ था, जो अधिनियम हुआ था, उसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है, जैसे कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में जो ब्रिटिश सरकार थी उसके द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। ठीक है, और दूसरा है कि इस अधिनियम के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को जो थी मान्यता मिली। ठीक है, और तीसरा है कि भारत में केंद्र प्रशासन की नींव रखी गई। ठीक है, यानी इस अधिनियम के द्वारा केंद्र प्रशासन की जो थी नींव रखी गई। ठीक है, तो अब जो इस अधिनियम की विशेषताएं हैं वह जान लेते हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं कि बंगाल के गवर्नर को, इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, या गवर्नर जनरल पद का जो था नाम दिया गया इस अधिनियम के तहत। और गवर्नर जनरल यानी कि उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन भी किया गया। ठीक है, तो इस एक्ट के तहत जो बनने वाले हमारे प्रथम गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ठीक है, तो ये थी हमारी पहली विशेषता। अब है दूसरी में क्या है कि मद्रास एवं बम्बई के जो गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ही कर दिया गया। ठीक है, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के जो गवर्नर हुआ करते थे वह सब अलग अलग हुआ करते थे, पर लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ऐसा नहीं हुआ। वो मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ठीक है, अब जो हमारी थर्ड विशेषता जो है कि जो कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई इस अधिनियम के तहत, जिसमें कि एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका आप राइट डाउन, जो नाम था वो राइट डाउन कर लीजिएगा। जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था सर एलिजाह इम्पे। ठीक है, ये थे मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अब जो थे हमारे जो 3 अन्य न्यायाधीश थे उनके नाम था चैम्बर्स, और जो सेकंड थे हमारे लिममेस्टर, और जो थर्ड थे हमारे थर्ड नंबर के उनका नाम था हाइड। ठीक है, तो ये हमारे मुख्य न्यायाधीश और अन्य जो 3 न्यायाधीश थे उनके नाम थे। और चौथी जो विशेषता है हमारी कि कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना जो था प्रतिबंधित कर दिया गया, यानी उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, यानी कि जो कंपनी के कर्मचारी जो थे उनको निजी व्यापार करने के लिए भारतीय लोगों से उपहार और जो रिश्वत थी वो लेना जो था प्रतिबंध किया गया, उस पर प्रतिबंध लगाया गया। और जो फिफ्थ है हमारी कि ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर जो था नियंत्रण और भी ज़्यादा सशक्त हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि इसे जो था कि भारत में जो इसके राजस्व और जो नागरिक
और सैन्य मामलों की जो जानकारी थी तो वह ब्रिटिश सरकार को देना जो थी आवश्यक हो गई थी इस अधिनियम के तहत। ठीक है, तो ये था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें हमने जाना कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और जो सेकंड था हमारा कि मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ही कर दिया गया। और फिर इस उसमें एक्ट में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय बनाया गया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई। और जो फोर्थ थे हमारे कि जो कंपनी के कर्मचारी जो थे उनको निजी व्यापार करने के लिए भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना जो था प्रतिबंधित कर दिया गया। और जो हमारा 5वां था कि ब्रिटिश सरकार, यहाँ पे आप को कर लीजिएगा, यहाँ पे का लिखा हुआ है कि ब्रिटिश सरकार को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर जो था नियंत्रण सशक्त हो गया। यानी कि जो भारत में इसके जो राजस्व और नागरिक और जो सैन्य मामलों की जो जानकारी थी वो ब्रिटिश सरकार को जो देनी थी वो और भी देना जो था आवश्यक हो गया। ठीक है, तो ये तो हमारा था रेगुलेटिंग एक्ट। अब हम बात करते हैं हमारे 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट हुआ था उसको जान लेते हैं कि 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट हुआ था उसमें क्या क्या हुआ था। ठीक है, या वो किस लिए पारित किया गया। तो जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसको रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 में हुआ था उसकी कमी, यानी जो रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां रह गई थी तो उन कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम पहले बनाया था जिस जो कि 1781 में था पारित किया गया था, जिसका नाम था एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, तो जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था उसके अनुसार कि कलकत्ता की सरकार जो थी उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का जो प्राधिकार जो था वो प्रदान किया गया। यानी कि जो कलकत्ता की जो सरकार थी उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट में, जो कि 1781 में हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद में ब्रिटिश संसद ने एक और एक्ट बनाया जिसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि 1784 में बनाया गया। तो फ्रेंड्स, इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ, यानी द्वैध प्रशासन की जो शुभारंभ हुआ था वो हमारे पिट्स इंडिया एक्ट के ज़रिए हुआ था। तो जो हमारा नंबर 1 जो शासन था उसका नाम था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था वो व्यापारिक मामलों के लिए बनाया गया था। और जो थर्ड था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जो कि राजनीतिक मामलों के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो ये था हमारा पिट्स इंडिया एक्ट जिसमें द्वैध प्रशासन का शुभारंभ हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि व्यापारिक मामलों के लिए है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर सेकंड जो कि राजनीतिक मामलों के लिए था। ठीक है, तो ये था हमारा पिट्स इंडिया एक्ट। अब हम बात करते हैं हमारे 1793 में जब चार्टर अधिनियम हुआ था तो उसमें क्या क्या हुआ। तो फ्रेंड्स, 1793 का चार्टर अधिनियम में जो नियंत्रण बोर्ड था उसके सदस्य और जो उसके कर्मचारी थे उनको जो हर महीने जो वेतन दिया जाता था तो उसको भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। ठीक है, यानी इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों को वेतन आदि जो था उसको भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो ये था हमारा 1793 का चार्टर अधिनियम। अब हम बात करते हैं 1830 का चार्टर अधिनियम। 1813 का जो चार्टर अधिनियम था उसमें क्या हुआ, तो इसकी जो विशेषताएं हैं वो जान लेते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के जो अधिकार पत्र थे उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, फिर जो सेकंड है कि कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के जो अधिकार थे उसको छीन लिया गया, लेकिन उसे जो चीन के साथ व्यापार एवं जो पूर्वी देशों के साथ जो उसके चाय के व्यापार के संबंध जो थे उनको 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा।
ठीक है। यानी इसका मतलब जो है कि ये है कि जो कंपनी है, कंपनी के जो भारत के साथ जो व्यापार करने के जो एकाधिकार थे वो छीन लिए गए। फिर और लेकिन जो चाइना और पूर्वी देश जो थे उसके साथ उनका कंपनी का चाय का व्यापार था, उसको जो है 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। ठीक है। तो हम एक और बात कर लेते हैं इसमें, जो हम थर्ड पॉइंट और ऐड करके बात कर लेते हैं कि कुछ सीमाओं के अधीन जो था सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ जो था व्यापार खोल दिया गया था। ठीक है। यानी कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार जो था करना, वो चीज़ खोल दी गई। अब हम बात करते हैं हमारे 1833 के यानी 1833 का जो चार्टर अधिनियम हुआ था वह क्या हुआ था, वह जान लेते हैं कि ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम जो था निर्णायक कदम था। ठीक है। तो इसकी क्या विशेषताएं रही हैं वह जान लेते हैं। सबसे पहली विशेषता है कि इसके द्वारा कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे वह पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। यानी कि जो इस कंपनी के द्वारा जो उनके व्यापारिक अधिकार थे, व्यापार करने के जो उनके अधिकार थे, वो उनको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। ठीक है। ये थी हमारे 1833 के चार्टर अधिनियम की पहली विशेषता। अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी विशेषता है कि इसमें बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है। भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और जो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वह पहले गवर्नर जनरल कहलाए। ठीक है। ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी तीसरी विशेषता की। ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड जो विशेषता है कि बम्बई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण करने की जो शक्तियाँ थीं उनको वापस ले लिया गया। ठीक है। यानी कि मुंबई और मद्रास की जो परिषद थी उनको कानून बनाने के जो अधिकार प्राप्त थे उनको वापस ले लिया गया। ठीक है। इसी के संबंध में जो विधिक परामर्श थे उनके लिए जो गवर्नर जनरल की परिषद जो थी उसमें विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को ब्रश ले लेते हैं कि जो चौथे सदस्य थे उनको शामिल किया गया इस चार्टर अधिनियम के तहत। मैं आपको और स्टार्टिंग से बता देती हूँ कि जो विधिक परामर्श के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में यानी कि कानूनी सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की जो पहले सदस्य थी परिषद थी उसमें चौथे सदस्य को भी शामिल किया गया इस अधिनियम के तहत। ठीक है। तो अब हम चलते हैं, ये मैंने राइट डाउन नहीं कर पाई थी सॉरी, पर लेकिन आप प्लीज़ जो मैं आपको समझा रही हूँ वो आप जब आप अपने नोट्स बनाएं तो उसमें ज़रूर राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं चौथी विशेषता की कि भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। यानी भारत में जो दास प्रथा थी उसको कानून के विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 यानी कि 1843 में उसका उन्मूलन भी कर दिया गया। ठीक है। और जो फिफ्थ है सिविल सेवकों को चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का जो प्रयास था वो किया गया इस अधिनियम के तहत। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे जिसमें हम व्यापारिक मामलों के संबंधी चीज़ों के लिए बनाया गया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, तो उसके विरोध के कारण जो ये प्रावधान जो था उसे समाप्त कर दिया गया। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि जो सिविल सेवकों के चयन के लिए जो खुली प्रतियोगिता का जो आयोजन शुरू करने का जो प्रयास किया गया था वह अभी इसमें नहीं हो पाया था। ठीक है। फिर जो हमारी सिक्स्थ है कि गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए
गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक बजट तैयार करने का अधिकार जो था वह दिया गया। यानी गवर्नर जनरल को बजट तैयार करने का यानी बजट बनाने का इस चार्टर अधिनियम के तहत अधिकार दिया गया। ठीक है। और जो हमारी सेवेंथ जो हमारी विशेषता है कि भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य को करने के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की जो थी व्यवस्था की गई। यानी विधि आयोग बनाया गया इस चार्टर अधिनियम में। ठीक है। तो जो लॉर्ड मेकाले थे उनकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। ठीक है। अगर क्वेश्चन आए कि प्रथम विधि आयोग किनकी अध्यक्षता में गठित किया गया तो हमारा आंसर होगा लॉर्ड मेकाले। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अपने 1853 के चार्टर अधिनियम में क्या क्या हुआ था। तो फ्रेंड्स, हम 1793 से चार्टर अधिनियम के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं। 1793 में पढ़े थे पहला, फिर था हमारा 1830 यानी 1813 में पढ़े थे, फिर 1833, फिर जो था हमारा 1853 जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो हम 1793 से इतने सारे चार्टर अधिनियमों के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो गाइस, जो हमारा 1853 का जो चार्टर अधिनियम है वह चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में अंतिम अधिनियम था। ठीक है। यानी हमने 1793 से 1853 तक चार्टर अधिनियम पढ़े। ठीक है। तो जान लेते हैं कि 1853 के चार्टर अधिनियम की क्या विशेषताएं रही हैं। तो नंबर 1 है कि इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। ठीक है। यानी कि इस अधिनियम के द्वारा जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें जो विधायी और प्रशासनिक जो कार्य थे उनको अलग अलग कर दिया गया इस अधिनियम के तहत। फिर इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। तो ये थी हमारी पहली विशेषता। अब हम दूसरी विशेषता जान लेते हैं कि सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया इस अधिनियम के द्वारा। तो पहले क्या होता था कि कंपनी जो थी वह सेवाओं में नामजदगी सिद्धांत का प्रयोग करती थी, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया और कंपनी के जो महत्वपूर्ण पदों जो होते थे उन पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। तो इसके लिए 1854 में मेकाले समिति की नियुक्ति भी की गई। ठीक है। ये थी हमारी दूसरी विशेषता। अब हम बात करते हैं तीसरी विशेषता की कि पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का शुभारंभ किया और गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 सदस्य का जो चुनाव था वह बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। ठीक है। सो फ्रेंड्स, हमने आज की वीडियो में पढ़ा रेगुलेटिंग एक्ट और एक्ट ऑफ सेटलमेंट, पीस इंडिया एक्ट और चार्टर अधिनियम हमारे 1793 से 1853 तक। तो आज हमने 1853 तक यानी कंपनी का जो शासन था वह आज हमने कंप्लीट कर लिया है। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम ताज का शासन 1858 से यानी भारतीय शासन अधिनियम पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बता दीजिएगा। तो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साइड में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिएगा जिससे आपको रेगुलर एक्टिविटीज़ भी पता चलती रहें। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।